बच्चों जेई मेन शिफ्ट टू 22 जनवरी का जैसा रहा था उसे देखते हैं हम यहां पे। तो ये जो पेपर था शिफ्ट 1 से थोड़ा सा जो है हल्का सा अच्छा लेवल का था। तो लेट अस अंडरस्टैंड, पहले क्वेश्चन के थ्रू जो है हम यहां पर समझना चालू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन था यहां पे, लेट्स सी, equiconvex lens of focal length f is cut into 4 parts as shown in the diagram. The focal length of each part is, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है जो आपने क्लास में किया होता है कि अगर किसी भी लेंस को हम कट कर देते हैं, देखिए ध्यान से, ये लेंस को अगर मैं कट कर रहा हूं यहां पे, तो मेरा जो नया लेंस बन जाता है वो इस तरह से बन जाता है। यहां जब हम फोकल लेंथ लिख रहे होते हैं तो म्यू रिलेटिव -1, सबसे पहले 1/r1 - 1/r2 जब लिखते हैं तो वो एड अप होके इस तरह से हो रहा था। दिस इज द अर्लियर वन। जब मैं न्यू लिख रहा होता हूं फोकल लेंथ, तो जो न्यू की वैल्यू होती है वो म्यू रिलेटिव -1, और यहां पर पहले वाले का रेडियस 1/r आपको पता है, बट दूसरा वाला कितना हो गया, इनफाइनाइट। तो यहां पर जो है जैसे ही आप ये वैल्यू डालते हैं तो आपको दिख जाता है कि ये जो वैल्यू निकल के आ रही है 1/f न्यू, ये वैल्यू यहां पर म्यू रिलेटिव -1 2/r था। तो इसका मतलब जो है ये उसका हाफ हो गया है। तो दिस इज, तो आप जैसे ही कंपेयर करेंगे तो न्यू फोकल लेंथ की वैल्यू यहां पर आपको 2f दिखाई दी जाएगी। सो दैट इज वाई सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम थी यहां पे जो आपने क्लास के अंदर करी होती है। नेक्स्ट वन, आपको इस तरह से जो है एक ट्यूब दे रखी थी जिसके अंदर कहा गया था कि उसकी रेडियस जो है डिक्रीज हो रही है 2r से r तक, ठीक है। इन विच आइडियल फ्लूइड इज फ्लोइंग एट सेम लेवल, स्पीड एट वन एंड इज 2, इस एंड पे स्पीड 2 दे रखी थी और पूछा था फाइंड स्पीड v एट द अदर एंड। बच्चों इसके अंदर सिंपल इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का काम लेना था हमें, a1v1 इज इक्वल टू a2v2। अगर मैं यहां का एरिया देखूं तो देखिएगा इसकी रेडियस यहां 2r है, तो पाई इंटू 2r होल स्क्वायर इंटू यहां की वेलोसिटी पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू यहां की वेलोसिटी। जैसे ही v2 की वैल्यू हम यहां से सॉल्व करेंगे तो हम देख सकते हैं वो 8 मीटर पर सेकेंड निकल के आ जाती है। सो दैट इज वाई फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज, अगर आप इस तरीके से जाते तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता था। सो बेटर ये रहेगा कि स्टोर्ड एनर्जी आपकी होती है q² डिवाइड बाय 2c, इसके थ्रू चले जाइए, थोड़ा इजी हो जाएगा। सो कैपेसिटेंस जो है q² बाय 2u करके दिया जाएगा। q की जो वैल्यू है हमें मालूम है, कूलम को लिखा जाता है एम्पियर स्क्वायर टाइम स्क्वायर डायमेंशन वाइज, और एनर्जी का जो डायमेंशन होता है ml t-2। जब इसको अरेंज करूंगा m-1 l-1 t⁴ a2, चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है। तो आई होप आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, ml t-2 जो है मैंने यहां पे लिखा हुआ है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ यहां पर मिस्टेक जरूर है यहां पर। अच्छा, kg मीटर स्क्वायर बाय सेकंड, ये मैंने गलत डायमेंशन लिख दिया, मैंने फोर्स के डायमेंशन लिख दिया, एनर्जी के डायमेंशन यहां पे डालने थे मुझे। तो यहां पर जो है -2, दैट इज द करेक्ट वन। तो ये जो है आपका आंसर इस तरह से थर्ड ऑप्शन हो जाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन था यहां पर बच्चों। नेक्स्ट वन, फोर्थ क्वेश्चन, प्रोटॉन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी आपको पता है, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड which are perpendicular to each other. If electric field is switched off, then proton moves in circular path of radius. Radius की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे। Then magnetic field is, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला जो आपने क्लास में पढ़ा होता है कि रेडियस की वैल्यू mv/q भी दी जाती है। तो इसके हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी आपकी mv/qr। बच्चों यहां पर उन्होंने साफ साफ लिख रखा है प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का सबसे पहले मास लिख लेते हैं 1.67 × 10⁻⁻27 kg। उन्होंने वेलोसिटी दे रखी है आपको 2 × 10⁸। चार्ज जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19। लेट अस सी द वैल्यू ऑफ द रेडियस, रेडियस की वैल्यू भी दे रखी है 1.6 × 10⁻⁻5। -5 और -19 मिलके -24 बनेगा, -24 से कैंसिल आउट होकर 10⁻³ बनेगा, -3 और 8 10⁵ बनेगा। मैं 1.67 और 1.6 को कैंसिल आउट कर दे रहा हूं, ठीक है। मेरा जो आंसर है 20/16 ये रह जाता है यहां पर, जिसको मैं 5/4 × 10⁵ लिखता हूं, 1.25 × 10⁵, दैट इज माई आंसर विच इज कमिंग हियर। तो मैं देख सकता हूं कि सेकंड ऑप्शन इज वेरी क्लोज टू दैट, दैट इज वाई ऑप्शन 2 is the correct answer for this problem. Let's see the next one.
फिफ्थ प्रॉब्लम देखिएगा यहाँ पे, ये फिर भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था जिसके अंदर बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अ कंडक्टिंग सर्कुलर रिंग इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्राफ बिटवीन इंड्यूस ईएमएफ वर्सेस टाइम। तो ईएमएफ एंड टाइम का ग्राफ हमें बनाना था यहां पे। आप सारे ऑप्शंस के अंदर देखिए, यहां पर उन्होंने एक ब्रेक दे रखा है बीच में, एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कुछ टाइम के लिए इंड्यूस ईएमएफ क्या हो रही है आपकी, जीरो हो रही है। ये तभी पॉसिबल है जब फ्लक्स कितना हो जाए आपका, कांस्टेंट हो जाए। इसका मतलब ये जो वैल्यू है डिस्टेंस डी, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 2r। तभी तो ऐसा होगा कि पूरी की पूरी रिंग जो है उसके अंदर से मूव कर रही है और फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। जैसे ही फ्लक्स चेंज नहीं होता है तभी हम कहते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ जीरो है। ठीक है, तो देखते हैं आगे, समझते हैं क्या कर सकते हैं। सर कैसे लिख सकते हैं? सर पहले फ्लक्स लिख लीजिए यहां पे। तो मैं एक सिनेरियो दिखा रहा हूं जिसके अंदर रिंग ऐसे अंदर एंटर कर रही है। ठीक है, इसको जो है दोबारा से उठाते हैं, दोबारा से बनाते हैं। क्यों बना रहा हूं दोबारा से, मैं तुम्हें बताता हूं। यहां पे मैं कहता हूं यहां पर कि एक ऐसा इंस्टेंट जब रिंग अंदर एंटर कर रही थी, ये रिंग का सेंटर था यहां पे, ये डिस्टेंस r थी। लेट अस से कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू मैंने x ले ली यहां पे। तो जो यहां पर ये पार्ट है, ये वाला, इसका जो लेंथ है मेरे पास, ये निकल के आ रहा है रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप समझ सकते हैं यहां पर, तो इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो दी जाती है VBL। ये L होता है कि कितना लेंथ इसके अंदर एंटर कर चुका है। तो उसके हेल्प से अगर मैं देखता हूं तो वेलोसिटी तो v थी, ये b थी। अगर मैं ये चेक करूं तो ये आ रहा है, इतना ही लेंथ नीचे भी होगा। तो ट्वाइस करके लिख सकता हूं इसका मैं, ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पर मुझे ईएमएफ और टाइम का रिलेशन बच्चों यहां पे चाहिए था। तो मुझे पता है भाई x की वैल्यू क्या होती है, vt। ठीक है, बट एक बार ध्यान से देखिएगा, यहां जो ये x है इसके साथ साथ r भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर अगर मैं वो डेटा सब्स्टिट्यूट करता हूं वहां पे, तो मेरा रिलेशन इस तरह से बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं, मैं x को इसी सिचुएशन से मान रहा हूं कि रिंग यहीं से एंटर करना चालू कर रही है। मुझे तो एक प्रोफाइल बनानी है, यहां पर चेक करना है कि क्या आंसर बन सकता है, r स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर। अगर आप देख रहे हैं तो ये जो है इक्वेशन जो है इस तरह से बन रही है। एक कर्व की इक्वेशन आपकी यहां पे बन रही है, विच कैन बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द ऑप्शन 1। ठीक है, तो यहां पर जो है पहले ईएमएफ जैसे जैसे लूप एंटर करेगा इंक्रीज होगा। क्यों ईएमएफ पॉजिटिव आ रहा है? यहां पे फ्लक्स को अपोज करने के लिए यहां पर अंदर का जो है फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। एक ईएमएफ जो है फ्लक्स बाहर की तरफ क्रिएट करवाएगा। मतलब इस तरह से ईएमएफ होना चाहिए। करंट कैसे घूम रहा है? पहले एंटी क्लॉकवाइज। जब ये बाहर निकल रहा है तो इसके अंदर का फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा आपका, क्लॉकवाइज अंदर की तरफ ही फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। तो दैट इज व्हाई इस तरह का ग्राफ बाद में दे रखा है आपको। फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। ठीक है, ऐसे ग्राफ्स नहीं बन सकते हैं बच्चों, क्योंकि आपको दिख रहा है कर्व की इक्वेशन है जिससे बेस्ट इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे यहां पर, तो अगर मैं स्क्वायर भी कर देता हूं इसे, तो ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4v स्क्वायर बी स्क्वायर r स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, ई स्क्वायर और इसको इधर लेके आता हूं यहां पर, तो ये बन जाएगा प्लस 4v स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये v की पावर जो है यहां पर 4 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होके आया टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पीछे रह जाएगा आपका 4 टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अगर मैं इससे डिवाइड कर दूंगा तो ई और टी की एक जो है एलिप्टिकल इक्वेशन बच्चों यहां पर बन रही है। और एलिप्टिकल इक्वेशन जो है ये पैराबोलिक कर्व्स नहीं है, ये एलिप्टिकल कर्व्स है जिसको यहां रिप्रेजेंट किया गया है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों, 6 प्रॉब्लम कैसी थी यहां पे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, फोर्स दे रखा है, आपको वर्क डन पूछा है। आपको मालूम है इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। आपको डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो आई का आई के साथ किया 2, इसका इसके साथ किया बी, इसका किया 1, और उन्होंने बोला कि 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 0 है तो मुझे समझ में आ गया बी की वैल्यू -3। तो दैट इज व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। 7th प्रॉब्लम देखते हैं। इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट कब आता है बच्चों? ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है करंट, ये आता है आपका रेजोनेंस में। रेजोनेंस पे एक्सएल बराबर एक्ससी होता है, और
इंपीडेंस की जो वैल्यू है वो सिर्फ रेजिस्टेंस के बराबर रह जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर सर्किट का जो करंट होता है वो ईएमएफ डिवाइड बाय जेड, जेड की जगह आप आर डाल देते हैं, ठीक है भाई। व्हाट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इफ द रेजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर बाय 2। कंडीशन तो रेजोनेंस की ही है, तो रेजोनेंस की कंडीशन पे एक्सएल बराबर एससी रहा। अब आपने रेजिस्टेंस को क्या कर दिया न्यू सिचुएशन में, आर बाय 2, तो ये जेड न्यू की वैल्यू आ गई। तो फिर आई न्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई बाय आर बाय 2। आप देख सकते हैं कि डबल ऑफ द आई हो जाएगा, सो दैट इज वाई सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी द 8th प्रॉब्लम, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है ये भी। फ्रिंज विड्थ ऑफ अ रेड लाइट इज मोर देन द फ्रिंज विड्थ ऑफ वॉयलेट लाइट। इफ फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, आपने बच्चों में पढ़ा होता है, फ्रिंज विड्थ दी जाती है लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। अब जिसका वेवलेंथ बड़ा होगा रेड और दूसरा है यहां पर वॉयलेट, हमें पता होता है जिसका वेवलेंथ बड़ा होता है उसका फ्रिंज विड्थ भी बड़ा होता है। लेट्स रीड इट अगेन। फ्रिंज विड्थ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन द फ्रिंज विड्थ ऑफ वॉयलेट लाइट, बिल्कुल सही है। फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है यहां पर, सो वी कैन से दैट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। इस तरह से जो है बच्चों ये प्रॉब्लम हो जाती है। 9th प्रॉब्लम देखते हैं क्या करना है यहां पे। फॉर नॉन वाइब्रेटिंग डायटोमिक गैसेस द एडियाबैटिक कांस्टेंट, एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा कैसे दिया जाता है, 1 + 2/f। पहली सिचुएशन में इन्होंने क्या बोला कि नॉन वाइब्रेटिंग डायटोमिक गैस है। नॉन वाइब्रेटिंग के अंदर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो कितनी, 3 ट्रांसलेशन की 2 रोटेशन की। जब सॉल्व करता हूं तो 7/5 आता है, 7/5 इज नोन एज 1.4। दूसरे के लिए ट्राई करते हैं। दूसरे में बोला गया कि डायटोमिक गैस है वाइब्रेटिंग। अब देखो ध्यान से समझो इस बात को, वाइब्रेटिंग के अंदर जो है एक मोड ऑफ वाइब्रेशन से 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आके ऐड हो जाती है। तो 1 + 2/7, 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशन एंड 2 वाइब्रेशन की। जब सॉल्व करूंगा तो 9/7, ये कितना हो जाएगा सर, ठीक है, चेक करना यहां पर, तो वेरी क्लोज टू 1.3 बनेगा। ये 9.1/7 1.3 से थोड़ा छोटा ही बनेगा। तो हमें दिख गया यहां पर सर Γ1 इज ग्रेटर देन Γ2। दैट इज वाई फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द 10th प्रॉब्लम। फोर्स दे रखा है आपको और ऑन ए पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर दे रखा है, फाइंड टॉर्क। सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट करना था बच्चों। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है हमने पढ़ा होता है R क्रॉस F, लिख के देख लेते हैं, I J K, और ये जो पोजीशन है 2 - 3 7 एंड आगे 1 2 -3। देखो इसमें क्या गलती हो जाती है बताता हूं। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, फोर्स पहले लिख देते, नहीं R क्रॉस F है, F क्रॉस R मत कर देना, गलत आंसर आ जाएगा। I के लिए सॉल्व करते हैं, -3 × -3 9 हो गया, -14 हो गया, -j लिखने के बाद 2 × -3 -6 हो गया, 1 × 7 7 पर माइनस साइन लगा के लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एंड में k कैप में देखो बच्चों 4 -3 को वापस से माइनस लगा के लिखेंगे तो बच्चों +3 हो गया। मेरा जो फाइनल आंसर है -5 i कैप, ये कितना हो गया, -13 और प्लस, और एंड में 7 k कैप। देखो कोई आंसर है क्या, -5 i कैप + 13 j कैप + 7 k कैप। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। 11th प्रॉब्लम देखते हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको यहां पे निकालनी है, टू द 2 इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर्स शोन इन द फिगर, ठीक है, ड्यू टू द 2 इनफाइनाइट वायर्स, ठीक है। देखते हैं इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही है और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो कैंसिल आउट होंगी बच्चों, ठीक है। लिख के देख लेते हैं भाई, ये पास में है तो हो सकता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड बड़ी हो, तो पहले इसकी लिखते हैं, μ0 I की जगह 4 डाला, डिवाइड बाय 2πr, डिस्टेंस कितना होगा 4/100, माइनस μ0 I, करंट वॉज 5 डिवाइड बाय 2πr, r कितना डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस इज 10, पर मैं उसे 100 से डिवाइड करके यहां पे लिख देता हूं। सो दैट इज हाउ वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखते हैं फाइनल आंसर क्या बनता है यहां पे। ये कट के आपका हुआ 50, तो 50 μ0 बाय पाई, माइनस देखिए ये क्या हो गया यहां पे, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ 5 × 5 25 μ0 बाय पाई। मेरा फाइनल आंसर आ रहा है 24 μ0 बाय पाई। इसे सॉल्व करूंगा, ये हो जाएगा आपका 4π × 10⁻⁷ डिवाइड बाय पाई, कैंसिल आउट हुआ 100 × 10⁻⁷,
10⁻⁵ बन जाता है। दैट इज वाई फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है जो आपने क्लास में जरूर करी होगी। आगे देखते हैं, रीड दी स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन। देखिए अब यहां पर पेंडुलम का सवाल है, इज टेकन फ्रॉम अर्थ, पेंडुलम इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू अनदर प्लैनेट हैविंग मास 4 टाइम्स। तो आपको मालूम है कि जी की वैल्यू दी जाती है gm/r²। नए प्लैनेट पे क्या होगा, जी ऑफ ए प्लैनेट, इन्होंने बोला वहां का मास 4m है बच्चों, ठीक है। आगे देखो रेडियस को क्या बोला, रेडियस के लिए बोला दैट डबल देन द अर्थ, ठीक है, लिख देते हैं यहां पर 2r का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, वापस से g के बराबर ही आ जाएगा, gm/r² बन गया ना, gm/r² ही तो g होता है, ठीक है। तो इसका मतलब देन द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम रिमेन्स सेम एज द अर्थ, सेम ही रहेगा। क्यों सेम रहेगा, g चेंज ही नहीं हुआ ना वहां पे। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। अब g चेंज ही नहीं हुआ, अगर g चेंज हो जाता तो न्यू g की वैल्यू वहां डालनी पड़ती, बट सेम है, दैट इज व्हाई दिस इज करेक्ट। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ओनली डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट, गलत। तुम्हें ऐसा लगेगा सर ग्रेविटी सेम रही तो ये सही हो गया ना, ओनली डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी थोड़ी है, लेंथ भी तो है। दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए हमारा, नहीं, बोथ स्टेटमेंट फॉल्स नहीं, बोथ स्टेटमेंट फॉल्स नहीं होगा। क्या चीज होना चाहिए, देखो पहला ट्रू एंड दूसरा इज फॉल्स। तो फर्स्ट आपका जो है यहां पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये देखो ये अच्छा प्रॉब्लम था, बहुत सारे बच्चे ऐसे कि इसके अंदर फंस सकते हैं। आप ऐसे सिचुएशन में जो है ना, कुछ लोग बुलियन अलजेब्रा से जो है इसे करते हैं, याद रखते हैं, जिसको अच्छा लगे बुलियन अलजेब्रा से भी आप कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि वो 0-1 वाले लॉजिक से जो है सारे क्वेश्चंस इजीली आप कर सकते हैं। मैंने बोला कि मैंने दोनों जगह 0-0 सिग्नल भेजा, 0-0 भेजा तो यहां 1 चला गया, यहां 0, नीचे 0 गया और यहां 1। 0-1 का अगर मैं एंड लूंगा तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 और 0 का कुछ लूंगा मैं तो क्या आंसर आएगा वो नहीं पता मुझे, बट मुझे पता है कि जब दोनों इनपुट 0 हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, 1, ठीक है। तो भाई यहां पर कौन सा गेट लगा होना चाहिए, 0 और 0 का आंसर 1 कब हो सकता है, सोचो। 0 और 0 का आंसर जो है आपके एंड गेट के अंदर एंड और गेट के अंदर, दोनों ही सिचुएशन में अगर 0-0 होते हैं तो 0 बनता है, और इनके आगे एन लगा दो, नॉर कर दो, नैंड कर दो। तो अगर मैंने इसे नैंड कर दिया या नॉर कर दिया तो ये 0 नहीं बनेगा, फिर उस केस में 1 बन जाएगा। तो हमें समझ में आया कि भाई दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो चुके हैं। कौन से कैंसिल आउट हो चुके हैं, एंड कैंसिल आउट हो गया, और ठीक है, या तो नॉर होगा या नैंड होगा। और कैसे चेक कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सर अब 0-0 के अलावा एक को 1 मान लो, एक को 0 मान लो, लेट्स ट्राई। तो भाई जो हमने लिखा हुआ इसे हटा देते हैं, यहां पे दोबारा से इनपुट्स चेक करते हैं। सर एक 0 ले लेते हैं, एक 1 ले लेते हैं। 0 का उल्टा यहां 1 हो गया, 1 1 गया। 1 का उल्टा यहां पर 0 हो गया, 1 और 1 एंड गेट से 1 मिलता है, यहां पे 0 मिलता है। अब समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं 0-1 डालता हूं तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 0, ठीक है। 1 और 0 का आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। और क्या ऑप्शन हो सकते हैं, नैंड या नॉर, ठीक है। चेक करते हैं, अगर 1 और 0 का मैं एंड लेता हूं, एंड के अंदर क्या बनता है, ये 0, और उसका उल्टा कर देता हूं तो 1 बनता है, तो ठीक लग रहा है। नहीं, ठीक नहीं लग रहा, गलत लग रहा है। उसका उल्टा जो है 1 बनता है, तो ये गलत लग रहा है। अब इसे चेक करते हैं नॉर से। 1 और 0 का अगर मैं नॉर लेता हूं तो पहले और लो, और लेने पे क्या बनता है, 1, फिर उसका रिवर्स 0 बन जाता है, बिल्कुल ठीक। तो आपको समझ में आया कि नैंड की पॉसिबिलिटी कट चुकी है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है जो कि है नॉर गेट। सो दैट इज व्हाई ये भी कैंसल आउट हो गया, ये अपना आंसर हो जाता है। अगर आपको बुलियन अलजेब्रा अच्छे से आती है तो आई विल सजेस्ट कि आप उसके थ्रू भी ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द He प्लस आयन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम था ये। तो रेडियस जो है वो r0 n² z दी जाती है। r0 की वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग होती है, n²। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है कि n की वैल्यू क्या हो जाए आपकी 2, और हीलियम के लिए z कितना है 2। तो आप जब सॉल्व करेंगे यहां पर तो 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग इंटू 2, जब आप चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं 0.53 है रफली, उसका डबल कर देते हैं तो 1.06, विच इज वेरी क्लोज टू दैट, ठीक है। यही है यार, 1.06 में से थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि मैंने अप्रोक्सीमेशन कर दिया था। दैट इज व्हाई थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप पेपर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। डिस्प्लेसमेंट करंट इन द कैपेसिटेंस ऑफ एरिया। डिस्प्लेसमेंट करंट, बच्चों को फॉर्मूला नहीं याद होता बहुतों को। डिस्प्लेसमेंट करंट दिया जाता है एप्सिलॉन नॉट d phi by dt।
ये फ्लक्स का जो है, जो डिफरेंशिएशन ले रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ले रहे हैं बच्चों। अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूंगा यहां पे, तो आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए, ठीक है, तो एरिया तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया डीई बाय डी। तो ये आपका बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। आगे देखते हैं प्रॉब्लम को। डिस्प्लेसमेंट करंट इन द कैपेसिटर ऑफ एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 6 एम्पियर, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भाई ये वैल्यू जो है 6 एम्पियर है और ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है डी बाई डी टी, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस एरिया दिस। तो अगर एरिया चेंज कर दूंगा तो क्या होगा, चेक कर लेते हैं। एरिया क्या लिया है मैंने यहां पर 3.2। भाई उसी कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज होने की रेट तो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो देखिए ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 6/ID इज इक्वल्स टू, अगर आप इसे चेक करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 5 के बराबर। डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू 6/5 दैट इज 1.2। तो देखिए यहां पर 1.2 कोई ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट। तो दैट इज वाई फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। डिस्प्लेसमेंट करंट जो है आप ईएम वेव्स के अंदर पढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो प्लीज इसे स्किप ना करें। आई होप क्वेश्चन नंबर बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। 16th क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। इस क्वेश्चन को समझना है। यहां पर इन दी आरसी सर्किट शोन फाइंड आई, आपको करंट बताना है यहां पे। अब देखो, अब करंट कब निकालना है बताया नहीं इसने। जब कुछ नहीं बोला जाता तो ये स्टडी स्टेट का ही मान के आपको सॉल्व करना है। स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, ब्रोकन वायर। अगर ये ब्रोकन वायर है तो ये सर्किट यहां से टूट चुका है। अगर ये टूट चुका है तो ये आगे का सारा पार्ट क्या हो गया, आपका वेस्ट हो गया है, ठीक है। सो यू कैन रिमूव दिस कंप्लीट पार्ट, दिस इज ऑफ नो यूज, ये वेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब देखिए मेरा आंसर कैसे निकलेगा फिर। सर ये आर और ये आर सीरीज में है, 2R बन गए। 2R और R पैरेलल में है, 2R/3 बन गए। 2R/3 और R सीरीज में है, 2R/3 में R जोड़ोगे तो 5R/3 बन गया। 5R/3 और R ये आपके पैरेलल में है, तो 5R/3 और R पैरेलल में है, तो उनका इक्विवेलेंट अगर आप देखोगे तो ये 8R/3 बन जाएगा नीचे, और चीजें कैंसिल आउट करके आपको दिख रहा होगा ये 5R/8 आ जाता है बच्चों। हम यहां तक पहुंच गए, ये 5R/8 बन चुका है और R भी है। 5R/8 में अगर मैं R जोड़ता हूं तो फाइनल आंसर मेरा 13R/8 बन जाता है। R इक्विवेलेंट पता चल गया, बस हो गया प्रॉब्लम तो यार। I इज इक्वल्स टू V डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट 13R/8। तो देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड था ये भी, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के सर्किट सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस जो है आपने क्लास में जरूर करे होंगे। लेट अस मूव टू द 17th वन। ये अच्छा क्वेश्चन था यार, अच्छा क्वेश्चन था बहुत। जितना मैं इंटरप्रेट कर पाया हूं मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। वैसे भी देखो ऑफिशियल पेपर नहीं है, ये गेस्ट पेपर है जो बच्चों ने बताया है हम लोग को। अ ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी, तो एक ग्लास स्लैब है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.44 है, इज कोटेड विद अ थिन फिल्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एफ। फिल्म का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। अब ये थिन फिल्म जो है इससे इसे कोट कर देते हैं यहां पे, इसकी कुछ थिकनेस है, यहां का μ2 है। फिर बोला द मिनिमम थिकनेस ऑफ द फिल्म सो दैट मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस। तो इन्होंने बोला कि इस वेवलेंथ की जो लाइट है इसका मैक्सिमम ट्रांसमिशन हो जाए। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना होता है, इसे कहते हैं बच्चों थिन फिल्म इंटरफेरेंस, इस टॉपिक का नाम होता है। अगर लाइट यहां से ऐसे इंसिडेंट कर रही है तो आपको मालूम है कुछ यहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, कुछ लाइट अंदर जाएगी और वापस से आएगी। अब ये जो दोनों लाइट है ना जो बाहर की तरफ आ रही है, अगर इनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, डिस्ट्रक्टिव, तो इसका मतलब बाहर वाली लाइट क्या आ रही है आपकी, कम हो गई ना, रिड्यूस हो गई। बाहर वाली लाइट रिड्यूस हो गई तो इसका मतलब अंदर जाने वाली क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। तो इनका आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना होता है। अब जैसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात आती है तो आपके दिमाग में आता है कि पाथ डिफरेंस जो है λ/2 3λ/2 होना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है। यहां पर आपको एक बहुत छोटी सी बात ध्यान रखनी होती है कि जब भी रिफ्लेक्शन होता है किसी लाइट का, सुनना बात को बड़े ध्यान से, किसी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है फ्रॉम डेंसर मीडियम, तो ये जो टॉप मोस्ट सर्फेस पे पहला रिफ्लेक्शन जो हुआ था ना, यहां पर जो है फेज डिफरेंस जो है पाई का आ जाता है, पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है, ये ध्यान रखना है। इसी लॉजिक की वजह से हम बोलते हैं कि जो एक्स्ट्रा पाथ लाइट ने अंदर ट्रेवल किया दैट इज 2 μ × t, जो एक्स्ट्रा पाथ था वो किसके बराबर होना चाहिए,
एन लैम्डा के। यही कंफ्यूजन यहां चलता है कि सर अगर डिस्ट्रक्टिव करा रहे हो तो एन लैम्डा बाई 2 क्यों नहीं किया आपने, मतलब 2n+1 लैम्डा बाई 2 क्यों नहीं किया आपने। उसका लॉजिक ये है कि ये ऑलरेडी पाई का फेज डिफरेंस आ चुका है यहां पे, तो अब मुझे जो है पाई का फेज डिफरेंस आने के बाद अगर डिस्ट्रक्टिव कराना है तो मुझे पूरी एक वेवलेंथ से शिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसे इमेजिन करना, ये जो वेव्स हैं, जो पहली वेव आ रही है सरफेस से वो अब ऐसी नहीं बची है, वो ऐसी हो चुकी है जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद आई, और जो सेकंड के बाद आई वो ऐसी आ रही है। तो पाई का फेज डिफरेंस ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। अब आपको जो है इसे पूरा 2 पाई से शिफ्ट करना पड़ेगा अगर डिस्ट्रक्टिव कराना है तो। ऑलरेडी डिस्ट्रक्टिव हो रहा है ना, ये तो करो ही मत शिफ्ट, जीरो कर दो। जीरो तो हो नहीं सकता सर, 2 म्यूटी दिख रहा है, तो 2 म्यूटी को जो है किसके बराबर होना पड़ेगा, पूरी वेवलेंथ के बराबर, दैट इज वाई एन लैम्डा करते हैं। और इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो जो है 1 लेके आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। इससे जो थिकनेस की वैल्यू है लैम्डा बाई 2 म्यू आ जाता है। लैम्डा बच्चों 5000 इंटू 10⁻⁻10 2, और म्यू की वैल्यू जो है आपकी 2 के बराबर है। तो अगर आप देखोगे तो 5/4 इंटू 10⁻, ये पीछे -7 बन जाएगा। देखिए भाई इससे क्या आ रहा है आंसर आपका 1.25 आ रहा है, उसमें 0.125 करके उसे माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल लेवल पे क्वेश्चन गए पूछने के लिए यहाँ पर। लेट्स सी द नेक्स्ट वन 18th। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। आपको यहां पर बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है इस पोजीशन पे वो ई नॉट है, कितनी होती है यहां पे, दैट इज 2 kp/r³। ठीक है, फॉर द इलेक्ट्रिक डायपोल शोन इन द फिगर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर ई नॉट एंड वी नॉट। ठीक है भाई, और पोटेंशियल यहां पे वी नॉट है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पर अपने को ये चीज पता है यहां पे। नेक्स्ट आगे देखिएगा, यहां पे नेक्स्ट क्या रखा है, then what is the electric field and the electric potential at a point on the equatorial plane। इक्वेटोरियल प्लेन पे यहां पे बात करते हैं। यहां की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो दी जाती है kp/r³, बट r की जगह क्या कह दिया उन्होंने 2r लो, तो ये क्या बन गई kp/8r³। ध्यान से देखिए, अगर आप इसे ई नॉट कहते हैं तो इसे क्या कहेंगे आप, E0/16, दैट इज वाई ये आ चुका है। और ये तो बच्चों आपको डायरेक्टली याद होता है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो है पोटेंशियल तो जीरो है। ठीक है, जितना पॉजिटिव साइड क्रिएट कर रही होती है उतना ही नेगेटिव तो जीरो, दैट इज वाई फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 18 क्वेश्चन के बाद जो है नंबरिंग थोड़ी सी बच्चों गलत है, 19 प्रॉब्लम है आपकी। यहां पे क्या कहा गया है, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन द मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो hc/λ, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वर्क फंक्शन है, प्लस जो काइनेटिक एनर्जी निकली वो कितनी थी 2 eV। इसका मतलब hc/λ की वैल्यू 3 eV थी। ठीक है, इफ इंसिडेंट वेवलेंथ इज बिकम λ/2, हमने बोला नए सिचुएशन में ये कर दिया हमने, तो भाई इसका मतलब तो ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया आपने नई सिचुएशन में एनर्जी को। फिर बोला तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भाई, 6 eV आपकी नई एनर्जी है, 1 चली जाएगी आपकी वर्क फंक्शन में, बची हुई 5 eV आपकी नई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड था ये भी। लेट्स मूव टू दी प्रॉब्लम नंबर 20th प्रॉब्लम क्या कह रहा है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ ए वायर। बच्चों आपको जो है ये एरर एनालिसिस आना चाहिए। मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम को आप लिखते हैं एरिया इंटू लेंथ, एरिया आपका हो जाता है πr², और ये लेंथ आप कह सकते हैं डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल्स टू डेल्टा m/m प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा r/r प्लस डेल्टा l/l। ये लॉजिक होता है इसको लिखने का, आपको पढ़ा होता है एरर के अंदर आपने। अब मुझसे ये पूछा है परसेंटेज के टर्म्स में, तो मैं हर चीज को परसेंटेज के टर्म्स में मतलब 100 से मल्टीप्लाई करते हुए लिखता हूं। इसे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों ये बनेगा 0.3 डिवाइड बाय 0.6। यहां भी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा 1 बन जाएगा, और नीचे 0.5 लिखा हुआ है, प्लस अगेन 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 5, ये 5/10 ऐसे लिखा हुआ है। तो ये वैल्यू कितनी आई आपकी 0.5%। 0.5% आपकी जो है ये वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे। नेक्स्ट वन आप देखिएगा, यहाँ पे ये कितनी निकल के आई, ये आई आपकी 4%, प्लस ये भी 0.5%। सबको अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर 5% बन जाता है। सो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। चलिए कुछ जो है यहाँ पर इंटीजर वाले प्रॉब्लम देखते हैं। ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट। आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड होती है v cos थीटा। सो दैट इज हाउ 20 cos 60
तो आपकी वैल्यू जो है 10 मीटर पर सेकंड बन जाएगी। दैट इज वाई आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर था इस तरह से आप निकाल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 22। अब यहां पर जो है सिमेट्री का इस्तेमाल किया गया था बच्चों की। क्या कहा गया है देखिएगा, यहां पे ए और बी के बीच में आपको आर इक्विवेलेंट बताना है। तो आपको पता है यहां पर एक सिमेट्री दिखाई दे रही है, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो जिस फैशन में करंट यहां पर आ रहा है उसी फैशन में करंट बाहर यहां से एग्जिट करेगा। तो सर इसका क्या मतलब होता है बच्चों? इसका मतलब ये होता है कि अगर कुछ करंट यहां पे गया तो उतना ही करंट यहां जाएगा। अगर ये आई है तो यहां भी आई है। अगर मैं देख रहा हूं यहां पर करंट I/2 जा रहा है तो यहां भी I/2 जाएगा। सिमिलरली यहां भी I/2 गया, यहां भी I/2 गया। अब देखना निकलेगा भी तो ऐसे ही करंट, सिमेट्री है ना। तो इसका मतलब I/2 यहां से आया, I/2 यहां से आया, ये I/2 इधर टर्न कर गया, ये I/2 यहां आ गया। आपने देखा इस जंक्शन पे कोई एक्सचेंज ऑफ करंट नहीं हो रहा है। अगर जंक्शन पे करंट का एक्सचेंज नहीं होता उस जंक्शन को आप क्या कर देते हो? सेग्रीगेट कर देते हो। सो दैट्स हाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो डायग्राम है इस जंक्शन को यहां से हटा देना, हटा देना। तो ये ऊपर चला गया नीचे, तो आपने देखा कि यहां का करंट यहां चला गया, तो ये सीरीज में है, ये दोनों 2R और 2R पैरेलल में है। तो वो कितना बन गया? R R और ये R 3R। सिमेट्री से नीचे भी 3R, 3R और 3R पैरेलल में। योर आंसर ऑफ R इक्विवेलेंट विल बी 3R/2। मैंने इसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली बता दिया है, पर मैं आई सजेस्ट थोड़ा सा आप सोचिएगा इसके बारे में। प्रॉब्लम आसान है, n की वैल्यू बच्चों इस तरह से 3 हो जाती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम 23 है। यहां पे ये क्या कह रही है बच्चों? मासलेस ट्यूब ऑफ लेंथ 1 मीटर इज फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ मास 2m। ठीक है, about an axis passing through its one end and with an angular velocity omega, if force exerted by the liquid on the other end of the tube is F, then find the value of F। ठीक है, इस क्वेश्चन ने पूरा बता नहीं रखा था, आपको फिगर जरूर पता होना चाहिए कि फिगर इस तरह से है। इसके अंदर 2m मास भरा हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। अब मैं क्या कह सकता हूं कि इसके ऊपर जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा दैट फोर्स इज m ओमेगा स्क्वायर r। m ओमेगा स्क्वायर r करूंगा तो 2m ओमेगा स्क्वायर। अब नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सेंटर ऑफ मास कहां है? सेंटर ऑफ मास बीचों बीच है बच्चों, तो इसे L/2 उठाना पड़ेगा आपको। आपका जो आंसर है m ओमेगा स्क्वायर L बन जाता है। आगे देखते हैं भाई, कुछ डेटा दे रखा है कि लेंथ 1 मीटर दे रखा है, तो उसे हटा दीजिए। योर वैल्यू ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ F/m। तो देखिए वहां पर अल्फा की वैल्यू पूछी थी, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके लिए? 1 हो जाएगी। तो होपफुली देखो कुछ बच्चों को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख के ऐसा लगेगा कि सर डायग्राम तो था ही नहीं, हम कैसे सोचेंगे ऐसा। यस, थोड़ा तो या तो और डेटा होगा क्वेश्चन के अंदर, या फिर ऐसा हो सकता है कि डायग्राम दिया हो, वी डोंट नो अबाउट दैट। ठीक है, लेट्स मूव टू द लास्ट प्रॉब्लम। लास्ट प्रॉब्लम देख लो बच्चों, 24th प्रॉब्लम। अगेन एक आसान प्रॉब्लम थी यहां पे। इस प्रॉब्लम में क्या कहा? बॉल ऑफ मास m अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? टर्मिनल वेलोसिटी पे आपका नेट फोर्स 0 हो जाता है। बॉल पे अभी लग रहा है mg। ठीक है, फिर आगे क्या बोला? डॉप्ड इन अ लिक्विड इफ डेंसिटी ऑफ द बॉल इज ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ बॉल क्या है? डबल है। तो अगर डेंसिटी मास अगर मैं बॉल का लिखता हूं तो वो होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम। जब मैं बायएंड फोर्स लिखता हूं तो वो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वी इंटू जी। हमें क्या कहा गया है? डेंसिटी ऑफ बॉल इज ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो मैं ऐसा कह सकता हूं लिक्विड की डेंसिटी बॉल की डेंसिटी की आधी है। इसका मतलब ये बन गया mg/2। क्या पता चला कि बाइंड फोर्स इस पे लग रहा है mg/2 के बराबर। तो बताइए विस्कस फोर्स कितना होना पड़ेगा? नेट फोर्स क्या कर रहे हैं? 0। तो विस्कस फोर्स को कितना कर दूं मैं? mg/2। दैट इज हाउ वी कैन सी कि आपका जो पेपर था वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ऐसा कुछ पेपर के अंदर था नहीं कि वो बहुत डिफिकल्ट हो आप लोग के लिए करने के लिए। एंड मैंने आपको पूरे पेपर के जो है यहां पर सॉल्यूशंस बताए। सो लिटरली पेपर वाज वेरी इजी। जो आपने देखे फिजिक्स के पेपर, दोनों ही पेपर मैं कहूंगा डे 1 एंड डे 2 के अंदर इजी ही थे। थोड़ा सा जो है शिफ्ट 1 से शिफ्ट 2 थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ गया था यहां पर बच्चों के लिए, बट होपफुली बच्चों ने जो है अच्छे से करा होगा पेपर को। ऐसे ही बाकी और सॉल्यूशंस भी हम लोग आप लोग के लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू बच्चों।